हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो सेक्शन सी सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका आज ये सेक्शन सी का पार्ट 2 है। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका अपलोड हुआ है। वहाँ पर मेरी प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो करेंगे तो वो, या फिर मेरे चैनल पर ही आप लोग विजिट करिएगा। वहाँ पर एक प्ले लिस्ट पड़ा होगा जहाँ पर आपको दिख जाएगा सभी यूनिवर्सिटी के एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर उतना आप लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो सफिशियंट है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ये सेकेंड सेक्शन सी हम लोग जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे हम लोग। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग में पूछा गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिफाइन कांस्टेंट मोशन, यानी कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है इसको हमें डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन दी आउट साइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल हमने पी मान लिया जो कि ये कहाँ पर प्लेस्ड है, एक स्मूथ सरफेस सर्कल पर, जो कि ये आउटसाइड में यानी कि सरफेस पर, इसके एकदम सरफेस आउटसाइड के सरफेस पर प्लेस्ड है, जिसको मैंने पी माना हुआ है। अभी मैं फिगर से आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट हुज एंगुलर डिस्टेंस इज अल्फ़ा, यानी कि उसका एंगुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। कब होगा अल्फ़ा? जब पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। जब मोशन करना स्टार्ट करेगा तो उसका एंगुलर अल्फ़ा हो जाएगा डिस्टेंस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से अल्फ़ा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो अल्फ़ा हो जाएगा। सो दैट इट विल फ्लाई ऑफ द कर्व व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फ़ा। ये हमें क्या करना है, शो करना है, यानी कि कर्व से कब जो पार्टिकल है वो छोड़ा जाता है। तो जब ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है हम लोगों के, कि हमें डिफाइन क्या करना है, कांस्टेंट मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट मोशन आखिर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट मोशन उसे कहते हैं वो मोशन जो किसी पाथ तक सीमित हो, वो मोशन जो किसी पाथ तक सीमित हो, जैसे कि सर्कल, लाइन, किसी भी पाथ तक सीमित हो, उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे कि ट्रेन किस पे चलता है, ट्रैक पर चलता है। ट्रेन जो आपका होता है केवल ट्रैक पर चलता है, सड़क पर तो चलता नहीं है। सड़क पर अगर ट्रेन को ले आया जाए तो वहाँ पर उसकी मोशन सीमित होगी, नहीं होगी। केवल ट्रैक तक ही ये उसकी मोशन सीमित होती है, यानी कि उसकी पाथ जो है, उसका जो रास्ता है वो सीमित है कि नहीं, केवल ट्रैक ही है। तो उसी मोशन को हम लोग, अब ट्रेन जो मोशन कर रहा है उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, ये समझ लीजिएगा। व्हेन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, जब कोई भी पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट पाथ, यानी कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पाथ पर चलता है, या फिर वो कर्व हो या फिर सरफेस हो, ड्यू टू द सेम एक्सटर्नल कांस्टेंट, यानी कि कोई भी सेम एक्सटर्नल कांस्टेंट से जब चलता है तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है मोशन पार्टिकल का, कांस्टेंट मोशन कहलाता है। तो समझ में आ गया कांस्टेंट मोशन किसे कहते हैं, जब कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो और उसके विरोध में एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्स। या फिर ये भी कह सकते हैं कोई भी जब पार्टिकल चल रहा हो उसकी पास सीमित हो कोई भी। तो यहाँ से अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या है कि कोई भी एक हम लोगों ने पी पार्टिकल माना हुआ है जो कि एक कर्व सरफेस के आउटसाइड में क्या है, प्लेस्ड है। ये क्लियर है आप लोगों को कि ये मैंने कर्व एक मान लिया हुआ है, एक पार्टिकल पी मान लिया है जो कि इसके सरफेस के आउटसाइड पर प्लेस्ड है। क्लियर है।
यहाँ पर है तो अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ अ रेडियस। अब इसका रेडियस हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, आर लेट किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ से भी जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा, आर होगा, या फिर डिस्टेंस कह लीजिए। अब जो हाईएस्ट पॉइंट और आर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, अल्फा बनेगा। और हाईएस्ट पॉइंट और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। ओके। तो यहाँ से देखिएगा, वेयर जहाँ पर आर इज दी रेडियस ऑफ दी कर्वेचर एंड अल्फा क्या है आपका, अल्फा जो है एंगल बिटवीन दी हाईएस्ट पॉइंट एंड पी पोजीशन। हाईएस्ट पॉइंट और पी पोजीशन के बीच का जो है वो एंगल क्या है आपका, अल्फा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी हाईएस्ट पॉइंट ए एंड पोजीशन ऑफ दी पार्टिकल एट विच दी लीव्स दी सर्कल। यानी कि अब समझिएगा, यही समझिएगा आप लोग, जो थीटा है वो आपका वो क्या है कि जब पार्टिकल छोड़ा जाता है, समझ रहे हैं, जब पार्टिकल को हम लोग किसी हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ते हैं तो वो कहाँ पर, जहाँ पर छोड़ते हैं इसके बीच की थीटा होगी, और ये एंगल थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, ये एंगल आपका अल्फा होगा। तो ये इसमें थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। और एक मैंने ये हाईएस्ट पॉइंट ए माना हुआ है, ये आपका सेंटर है जिसको ओ से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर एक पूरा एक मैंने डायमीटर माना हुआ है जो कि ए सी है आपका। ये क्लियर है ना। सेम इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है फिगर। तो यहाँ से देखिएगा कुछ ये आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, ये सभी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर प्रूफ हमें क्या करना है, द पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ द कर्व व्हेन, जब क्या कॉस थीटा 2/3 कॉस अल्फा होता है, तो ये क्या करता है, पार्टिकल कर्व से फ्लाई कर जाता है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद देन यहाँ से करेंगे, लेट द पार्टिकल लीव्स द ये सर्कल एट अ पॉइंट क्यू, यानी किसी एक पॉइंट क्यू से जो पार्टिकल है वो छोड़ा जाता है, वेयर द एंगुलर डिस्टेंस ए इज थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस जिसकी क्या है, थीटा है। एक मिनट में यहाँ से समझाती हूँ। देखिए एंगुलर डिस्टेंस, ये जो थीटा है ना वो एंगुलर डिस्टेंस है इसका। तो यहाँ से देखिएगा, हाँ जी, तो ये हो गया आपका, वेट थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ से डिस्टेंस ए इज थीटा एट अ पॉइंट क्यू व्हेन इट्स लीव द सर्कल द नॉर्मल रिएक्शन बिकम ज़ीरो, यानी कि जब हम किसी भी पार्टिकल को किसी ऊंचाई से फेंकते हैं तो उसका जो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जब हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी उसकी ये वेग क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, यानी बहुत तेज़ी से तब नीचे की ओर आएगी। जैसे ही हम छोड़ेंगे, जैसे ही पृथ्वी के अराउंड आएगी तो वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको तुरंत अपनी ओर खींचता है। तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं लगता है। ओके। तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल आर, केवल तब दो ही फोर्स एक्ट करते हैं, वेट, यानी कि वो वस्तु कितनी भारी है वो उतनी जल्दी नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर mg फोर्स लगा, सभी लोग जानते हैं। तो वर्टिकली ये डाउनवर्ड में लगेगा, यानी कि इधर साइड में वर्टिकल डाउनवर्ड में ये नॉर्मल रिएक्शन एंड अलोंग दी रेडियस टुवर्ड्स दी ज़ीरो, यानी कि रेडियस के सॉरी ओ है, रेडियस जो है अलोंग दी टुवर्ड्स द ओरिजिन के टुवर्ड्स लगेगा ये फोर्स। समझ गया ना नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो रेडिकल इक्वेशन एट क्यू टेकिंग टूवर्ड्स ओ इज पॉजिटिव, यानी कि अगर हम दोनों साइड में क्या ले लेते हैं, ओ पॉजिटिव सर्कल जो है हमारा टूवर्ड्स अगर पॉजिटिव है तो वो देखिएगा एन माइनस, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, एन माइनस एम जी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर जहाँ पर आपका वी क्या है, स्पीड एट पॉइंट क्यू से एट दी इंस्टेड ऑफ लीव दी सर्कल एन इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो नॉर्मल है ना स्टूडेंट्स वो रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। देन यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर हम n को 0 यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू अ वी स्क्वायर, देन एज इट इज़। अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, देन यहाँ पर हमारे पास ये
वैल्यू बच जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, हेंस द पार्टिकल विल बी अ फ्लाई ऑफ द कर्व व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हुआ। अब यूज़ थोड़ा सा और रह गया है जिसमें कि हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल पोजीशन आपका P है, 8 एंगल अल्फ़ा और फ्रॉम ए से अल्फ़ा तक के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ये P पॉइंट। इनिशियल स्पीड आपका O, यानी कि O नहीं 0 है आपका। फाइनल पोजीशन Q, 8 द एंगल थीटा फ्रॉम ए से जो एंगल थीटा है। फाइनल स्पीड आपकी v है। ड्रॉप इन हाइट फ्रॉम P टू Q, तो r cos थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। वर्टिकली हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन सर्कल 8 एंगल फाई फ्रॉम ए इज़ r cos थीटा, यानी कि a से r cos थीटा तक जो एंगल है आपका। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ ला एनर्जी, तो mg हम लोग mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर लगाएंगे। देन v की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इक्वेशन सेकंड इसको लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने लेट ही किया हुआ था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड v स्क्वायर हम हटा देंगे क्योंकि मिल रहा है, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से दोनों को इक्वल करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, क्या आ गया आपका 2/3 cos अल्फा। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट। छोटा सा बहुत क्वेश्चन था जिसको में केवल आपको सॉल्यूशन से समझना है और सारी ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे करेंगे, ये पहले तो यही रट लीजिएगा एक क्वेश्चन। अगर कांस्टेंट मोशन से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम यही चीज़ कर दीजिएगा। अगर नहीं आता रहेगा, अगर आता है तो अच्छी बातें हैं तो उसको कर लीजिएगा कंप्लीट। और अगर लास्ट में ये ना दे के कोई और प्रूफ दे देता है तो इतना लिखने के बाद लास्ट में वही प्रूफ लिख दीजिएगा। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये फिगर ज़रूर ड्रॉ करके आइए क्योंकि फिगर में ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, ये जो कि ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, या फिर मैं इसी में कराने का थोड़ा करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबे वीडियो अपलोड नहीं हो पाते स्टूडेंट, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो लाती हूँ। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, तो वो क्या कहला है कि फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू pqxy। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है एग्ज़ाम में और पक्का है कि आता है, तो सबसे पहले यह क्या करेंगे, ये किस टाइप का क्वेश्चन है हम लोग पहचानेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वेयर, जहाँ पर अब देखिए ये पॉइंट याद रखने वाली है। P को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि इस तरीके से डेवा z अपॉन डेवा x लिखते हैं, Q को डेवा z अपॉन डेवा y लिखते हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, और हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। तो अज्यूम अ सॉल्यूशन ऑफ द फ्रॉम, यानी कि हम लोग एक सॉल्यूशन इस फॉर्म का ज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ से लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a x टू दी पावर m y टू दी पावर n, वेयर a m n आर कॉन्स्टेंट। जहाँ पर आपका ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको इस टाइप के दिखता है कहीं भी एग्जाम में z स्क्वायर के फॉर्म में इज इक्वल टू p q और x y हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, एक्स वाई, इस फॉर्म में अगर आता है तो आप ये सॉल्यूशन मानकर हल करेंगे। तो हम लोगों ने माना, फिर p इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू डेवा z अपॉन डेवा y। पहले सुनिएगा, इसका क्या करिएगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर दीजिएगा पार्शियली। ओके, तो यहाँ से अगर पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो डेवा अपॉन डेवा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवा अपॉन डेवा x हो जाएगा। अब इसको डेवा z अपॉन डेवा x को हम लोग क्या लिखते थे, p लिखते थे, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से a आपका कांस्टेंट है, m आपका कांस्टेंट है, a आपका कांस्टेंट है, x टू दी पावर m का जब पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे x टू दी पावर m1 का, तो ये क्या हो जाएगा, m
ओके, ये आएगा। तो यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ से वाई एन, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म मान लिया जाता है, क्योंकि ये हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं जो पार्शियल डिफरेंशिएट। ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में भी कर लीजिएगा। देन वाई वाले को हम लोग क्यों से डिनोट कर देते थे, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। देयरफॉर अब पी क्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन टोटल आंसर आपका ये आ जाएगा। पी क्यू की मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, टोटल आंसर ये आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाई ये एक्स वाई, और सभी ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें लाना है, ये चीज़ हमें लाना है। जो क्वेश्चन में गिवन है जेड स्क्वायर, इसको भी लाना है, इक्वल इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट, तभी ये कंप्लीट इंटीग्रल निकल पाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ से देखिएगा ये चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीप्लाई हुआ है, देन करने के बाद ये टोटल आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद बट लेकिन जेड स्क्वायर, आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जेड स्क्वायर, लेकिन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, जेड की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला। ओके, जेड स्क्वायर क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर एम। यहाँ से देखिएगा अभी हमने एक सॉल्यूशन माना था, लेकिन अब क्वेश्चन में हमें जेड स्क्वायर निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ए स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर सभी पे दे देते हैं, तो ये आ जाएगा। सिंस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स वाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम क्वेश्चन वी गेट। तो यहाँ से अब जेड स्क्वायर की वैल्यू ये वाला यहाँ पर रखेंगे, देन यहाँ से पी एक्स वाई जेड की पी क्यू एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। या अब कैंसिलेशन, कॉमन टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए टू टर्म एक्स टू दी पावर टू एम कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर केवल क्या बच रहा है आपका, एम एन अपॉन इक्वल टू 1 बच रहा है। तो ये आ गया, हम लोगों को पता चल गया कि एम एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब स्टेप सेकेंड आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूसिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेट हम कर लेंगे ये एम की जगह, यानी कि एम एन हमारा कांस्टेंट था, तो हम इसको क्या करेंगे, एम एन को हटा कर कोई भी कांस्टेंट लाएंगे। तो एम इज इक्वल टू सी मान लेते हैं, ये भी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो एन इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा, होगा ना। एम इज इक्वल टू सी माना हुआ है, और ये इक्वेशन में जब सी पुट करेंगे तो सी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, या फिर n इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, बिकॉज एम एन इज इक्वल टू 1। तो हेंस जेड इज इक्वल टू, आपका जेड की जगह पर ये जो वैल्यू निकली है, जेड हम लोगों ने सॉल्यूशन माना हुआ है जेड वाला ना, उसकी जगह पर हम लोग m की जगह पर जो m x टू दी पावर m y टू दी पावर n था, उसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू को रख देंगे। यहाँ से देखिएगा जो वैल्यू निकली है अभी m और n की वैल्यू यहीं से निकली है ना, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, ये जो अभी कांस्टेंट वाली वैल्यू निकाली है एम की, वो वाली पुट कर देंगे, वेयर ए और सी क्या है, आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिफिकेशन हम करेंगे, तो p इज इक्वल टू हम जानते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारा दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है पार्शियल डेरिवेट करके। यहाँ पर बस क्या करना है आपको, m और n की जगह पर आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है एम एन की जगह पर, यानी कि हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये किसी भी, अगर हम लोग जानते हैं कि एम एन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई और हम कांस्टेंट लेकर देखेंगे कि क्या ये उस पे कोई और कांस्टेंट पे भी वेरीफाई होता है कि नहीं। तो जब हो जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कोई भी कांस्टेंट सी माना हुआ है, सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए क्या ये वाकई में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसीलिए। तो यहाँ से देखिएगा फिर पी क्यू एक्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका, अब पी क्यू एक्स वाई की जगह पर ये वैल्यूज निकली थी, तो वहाँ पर ये इसकी जगह पर आप लोग क्या करेंगे, जहाँ सेम सॉल्यूशन करना है, यहाँ से पूरा सेम करना है, बस एम और एन की जगह पर आपको क्या रखना है, न्यू कांस्टेंट जो अभी हम लोगों ने लेट किया हुआ है वो रखना है। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका ऑल्सो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से
तो ये वाली चीज़ें जेड स्क्वायर पी क्यू एक्स वाई इज सेटिस्फाई, तो ये क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि सिमिलर आ रहा है, क्योंकि जेड स्क्वायर आपका ये आ रहा है और पी क्यू एक्स वाई को भी सॉल्व किया हमने, तो यही सेम चीज़ आ रही है ना दोनों, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, यानी कि हमारा गिवन इक्वेशन आपका क्या था, सही था। तो यहाँ से द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई इज दिस, ये है आपका कंप्लीट इंटीग्रल है, क्योंकि यह हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए हमें जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसको रिमूव करके कोई अनदर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कराना होता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होता है, ये सॉरी जेड जो हमने सॉल्यूशन माना था वो, यहाँ से ये हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। ये सॉल्यूशन जो माना था वो है स्टूडेंट, जो हमने सॉल्यूशन मान के सॉल्व किया था, यानी कि कंप्लीट इंटीग्रल का एक हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्यूशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई अनदर कांस्टेंट तो वो कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं कहीं समझ में आया हो तो आप सभी पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट बॉक्स में। एक कमेंट ज़रूर किया करिए स्टूडेंट कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी बहुत सारे सेमेस्टर पड़े हुए हैं जिनकी एग्ज़ाम होना बाकी है और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी तो आप लोगों को मिस कर जाएंगे, वीडियो को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिलती हैं, प्लस PYQ सॉल्व कराया जाता है, जो कि ये किसी और चैनल पे नहीं कराया जाता स्टूडेंट्स। सो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट तरीके से लिख दी हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है BSc के, तो आप लोग ये तरीका अगर लर्न रखेंगे ना तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो अगर आपको कंप्लीट इंटीग्रल निकालने का एक सामान्य तरीका जानना है जिसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हो, fxyzpq फॉर्म का हो, जहाँ पर आपकी p इज इक्वल टू डेवा z अपॉन डेवा x हो जाएगा और q इज इक्वल टू डेवा z अपॉन डेवा, ये आपको लर्न करने वाली चीज़ें हैं क्योंकि ये टर्म बहुत बार यूज़ होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि टोटल आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला जो केस है वो क्या होता है, जब PQ केवल दिया हो, यानी कि जब केवल क्वेश्चन में PQ दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल सॉल्यूशन ये लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि P की जगह पर हम A की जगह पर P पुट करेंगे और B की जगह पर Q पुट कर देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा सिंपल सा। और इसके रख कर और हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने C रख कर रिलेशन निकाला हुआ था, ऐसे यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा उसी तरीके से करेंगे और P की जगह पर A, Q की जगह पर B रख कर यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे कि हाँ ये सेटिस्फाई अनदर कांस्टेंट के साथ कर रहा है नहीं, तो वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट केस। यानी कि ये तरीका किन किन टाइप्स के क्वेश्चन में लग सकता है वो मैं बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि शायद अभी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने कराया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन को, जो सेक्शन A है आपका। तो और केस सेकेंड में इस तरीके जिसमें कि आपके Z भी होंगे, P भी होगा, Q भी होगा। तो 4 प्रकार का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आता है। पहला जो है वो PQ केवल होगा, तब आपको पहचानना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है और हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। और ZP प्लस Q भी ZPQ भी आ सकता है, यानी कि आपको PQZ, PQ और PQXY इन्हीं सबसे पहचानना है।
और प्रोडक्ट एंड पावर में आ सकता है आपका, जो कि अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, ये थर्ड केस है। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट में दिया हो और पावर में दिया हो, यानी कि पी क्यू एक्स वाई हो और जेड हो और प्लस प्रोडक्ट और पावर में दिया गया हो, तो आप सेम ए डिजिट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि ये हमेशा तब क्या मान लेते हैं हम लोग, जेड इज इक्वल टू एक सॉल्यूशन ये मान लेते हैं और रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं। केस 4 क्या है हमारा, जिसमें कि ये बहुत कम पूछा जाता है। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई है और यहाँ पर आपका फंक्शन गिवन होगा कोई भी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन लिखता है, इसमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना जाता है। तो ये 4 टाइप्स के हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही समझ के जाना है। तो हर क्वेश्चन तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो एक ऐसा शॉर्ट नोट बनाया करिए ताकि ये एक ही बार में हम मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाए अगर इसको पढ़े तो। स्टेप सेकंड क्या याद रखना है आपको, जो कि ये कंप्लीट इंटीग्रल में हमेशा 2 आर्बिट्रेरी या कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि जब हम कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं ना, उसमें क्या होना चाहिए, 2 आर्बिट्रेरी या कांस्टेंट जरूर होने चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यानी ए सी हो, एम एन हो, कोई सा भी 2 कांस्टेंट होना चाहिए। अब थर्ड जो है वो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन शॉर्ट शायद मैंने कराया हुआ है, तो उसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिएगा 4 रिपीट मेथड कब लगाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये भी देख लीजिएगा। जब आपका क्या हो, और 4 रिपीट्स मेथड का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, केवल एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कराया हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। 4 रिपीट्स मेथड का सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट उसमें कराया हुआ है। जब एक्स वाई जेड पी क्यू सभी चीज़ आए तो वो 4 रिपीट्स मेथड में सॉल्व होता है, यानी कि ये सारी वैल्यू आता है तो वो 4 रिपीट्स मेथड में सॉल्व होता है। 4 रिपीट्स मेथड का ये इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इसको लिखने के बाद आप लोगों को केवल 2 टर्म लेकर सॉल्व करना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 4 रिपीट्स मेथड। ओके, और इसमें इंटीग्रल निकालते हैं जब ना, तो वो कंप्लीट इंटीग्रल हमारा मिल जाता है। यही सिंपल सी थी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे दोनों पर सेंड कर दूंगी ये पीडीएफ को, आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अभी तक जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है दोनों, तो वो ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी ये, तो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आएंगे स्टूडेंट। सो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कवर अगला जो भी क्वेश्चंस अभी बचे हैं, तो मैं जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूँगी ये। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो आप लोग एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से दीजिएगा, प्रेशराइज्ड मत होइएगा। जो भी आ रहा है कूल माइंड से देंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।